आज हम एक ऐसे शख्स की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्हें अरबों लोग पहचानते हैं, बिल्कुल लेकिन शायद ही कोई उन्हें पूरी तरह से समझता हो। शाहरुख खान। बिल्कुल। हमारे सामने उनके बारे में कई तरह के सोर्स हैं, सालों पुराने इंटरव्यूज, कुछ अकादमिक लेख, उनकी कंपनी पर एक पूरी केस स्टडी और येल यूनिवर्सिटी और टेड टॉक्स में दी गई उनकी कुछ बेहद पर्सनल स्पीच भी हैं। हाँ। और देखिए, आज हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ उनकी फिल्मों की लिस्ट दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इन स्रोतों की मदद से उस इंसान को समझने की कोशिश करेंगे जो इस स्टारडम के पीछे कहीं छिपा है। और हम एक सवाल के इर्द गिर्द रहेंगे, क्या शाहरुख खान का बनाया हुआ पूरा साम्राज्य, उनकी कंपनी, उनकी टीमें, उनका ब्रांड सिर्फ एक बिजनेस है, या फिर ये उनके सबसे गहरे डरों के खिलाफ बनाया गया एक किला है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस परत को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले उस शाहरुख की बात करते हैं जिसे हम पर्दे पर देखते हैं। जी। मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि वो खुद को एक एक्टर के तौर पर बहुत गंभीरता से नहीं लेते। ये बात काफी चौंकाने वाली है। हाँ, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं खुद किरदार में यकीन नहीं करता, मेरा काम तो बस दर्शकों को यकीन दिलाना है। ये एक बहुत ही अनोखा और सच कहूँ तो एक बहुत ही टेक्निकल नजरिया है। टेक्निकल कैसे? मतलब ज्यादातर एक्टर्स किरदार में डूब जाने या उसे जीने की बात करते हैं। हाँ, मेथड एक्टिंग। बिल्कुल, लेकिन इनका फलसफा अलग है। वो कहते हैं अगर मैंने रोने का सीन किया और दर्शक रोए तो मेरा काम खत्म। बस काम खत्म। वो ये भी मानते हैं कि वो सटल यानी बहुत महीन एक्टिंग नहीं कर पाते। उन्हें वो लार्जर देन लाइफ थिएट्रिकल अंदाज पसंद है। शायद दिल्ली के थिएटर से आने की वजह से शायद वो एक कलाकार से ज्यादा खुद को एक कारीगर मानते हैं जो जानता है कि दर्शक की भावनाओं को कैसे जगाना है। बस कुछ सिग्नेचर मूव्स हैं। ये एक जायज आलोचना है और स्रोतों में भी इसका जिक्र है। लेकिन हमें उस दौर को भी समझना होगा जिसमें उन्होंने शुरुआत की थी, 80 और 90 का दौर, जिसे कुछ लोग सिनेमा का सबसे भद्दा दौर भी कहते हैं। सही कहा। उस वक्त यही लार्जर देन लाइफ अंदाज काम कर रहा था। उनका आत्मविश्वास कमाल का था। फौजी हिट था, पर तब टीवी से फिल्मों में आना कोई गारंटी नहीं थी। और वो खुद को चॉकलेटी हीरो भी नहीं मानते थे। फिर भी अपनी हाजिर जवाबी और एनर्जी के दम पर वो सबसे अलग दिखे। ये अंदाज एक सोची समझी रणनीति थी। और ये अंदाज सिर्फ फिल्मों तक तो नहीं था। नहीं, कॉफी विद करण जैसे शोज में उनकी हाजिर जवाबी देखिए, जैसे क्या वो करण जौहर के काम का मजाक उड़ाना हो या बटर चिकन की रेसिपी को बड़े कामुक अंदाज में बताना हो। हाँ, ये सब एक परफॉर्मेंस का हिस्सा लगता है, एक बहुत ही नियंत्रित परफॉर्मेंस। बिल्कुल, और यही मतलब दर्शकों के अनुभव को नियंत्रित करने का जो विचार है, यही उनकी सफलता की कुंजी है। अच्छा। उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि अगर खेल को जीतना है तो सिर्फ खिलाड़ी बनकर काम नहीं चलेगा, मालिक बनना होगा। उन्हें खेल का मालिक बनना होगा। और इसी सोच ने पर्दे के कलाकार को पर्दे के पीछे का जादूगर बना दिया। और ये जो लार्जर देन लाइफ अंदाज पर्दे पर दिखता था, वो उसे पर्दे के पीछे भी ले आए। उन्होंने समझा कि खेल को कंट्रोल करने के लिए उन्हें खुद जादूगर बनना पड़े। और इसी सोच से शुरुआत हुई रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की। साल 2002 में शाहरुख और गौरी खान ने, और ये सिर्फ एक और प्रोडक्शन हाउस नहीं था। नहीं, ये एक विजन था। रेड चिलीज आज एक पूरा एंटरटेनमेंट ग्रुप है जिसके कई डिविजन्स हैं। सबसे अहम शायद VFX वाला है। बिल्कुल, रेड चिलीज VFX। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए VFX नहीं बनाते। ये आज इंडस्ट्री की सबसे बड़ी VFX कंपनियों में से एक है। रावण, जीरो, जवान जैसी फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड्स जीते हैं। वो पूरी इंडस्ट्री के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर बन गए। और फिर स्पोर्ट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स। KKR सिर्फ एक IPL टीम नहीं है, वो एक ग्लोबल ब्रांड है, सबसे अमीर टीमों में से एक और सबसे ज्यादा मुनाफे वाली टीमों में से। और अब तो उनकी टीमें कैरिबियन, UAE और लॉस एंजलिस की मेजर लीग क्रिकेट में भी हैं। तो एक तरफ फिल्म बनाना, VFX, डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरी तरफ क्रिकेट। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन का एक क्लासिक उदाहरण है। वो एक तरफ पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट ब्रांड बना रहे हैं। इसी महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण शायद रावण थी। रावण। उसका बजट लगभग 125 करोड़ था। ये 2011 के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी, खगोलीय रकम थी। और मार्केटिंग पर 52 करोड़ अलग से खर्च किए। बिल्कुल, वो सिर्फ फिल्म नहीं बना रहे थे, वो हॉलीवुड के स्केल पर एक इंडियन सुपर हीरो यूनिवर्स बनाने का दांव खेल रहे थे। एक बहुत बड़ा जोखिम। हाँ, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। आलोचना भी बहुत हुई। तो क्या ये उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी? क्या महत्वाकांक्षा हकीकत से आगे निकल गई थी? देखिए, दोनों ही बातें सच है।
बॉक्स ऑफिस के नजरिए से देखें तो ये एक ठोकर थी, लेकिन अगर आप इसे एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखें तो इसी फिल्म ने रेड चिलीज VFX को उस मुकाम पर पहुंचाया जहां आज वो है। अच्छा, इसी फिल्म की वजह से? हाँ, इसी फिल्म के काम के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। तो फिल्म भले ही असफल रही हो, पर उसने उनके साम्राज्य की नींव के एक पत्थर को बहुत मजबूत कर दिया। और अब तो वो ऐसी फिल्में भी बना रहे हैं जिनमें वो खुद नहीं है। हाँ, जैसे बदला या नेटफ्लिक्स के लिए बॉर्ड ऑफ ब्लड जैसी सीरीज। ये दिखाता है कि वो एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो सिर्फ उनकी स्टार पावर पर निर्भर ना हो। बढ़ता हुआ साम्राज्य है, दावोस में क्रिस्टल अवार्ड जैसी ग्लोबल पहचान है। जी, लेकिन जो बात मुझे स्रोतों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वो है इस बाहरी कामयाबी और उनके अंदर की दुनिया के बीच का गहरा अंतर। सही कहा। ये उनकी कहानी का सबसे जटिल और शायद सबसे मानवीय पहलू है। एक इंसान जिसे करोड़ों लोग चाहते हैं, वो अंदर से कितना अकेला हो सकता है। 1997 में सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ, कभी कभी इतना अकेला कि मैं बस रोना चाहता हूँ। और ये तब की बात है जब वो स्टारडम के शिखर पर थे। और ये अकेलापन शायद उनकी जिंदगी के शुरुआती हादसों से जुड़ा है। उन्होंने अपने माता पिता दोनों को बहुत कम उम्र में खो दिया था। हाँ, और जिस तरह से ये हुआ उसने उन पर बहुत गहरा असर डाला। मतलब? उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में उस दिन को याद किया जब वो 14 साल के थे। उनके पिता की कैंसर से मौत हो गई। और उन्होंने बताया कि वो खुद उनकी लाश को कार की पिछली सीट पर रखकर अस्पताल से घर लाए थे। 14 साल की उम्र में। हाँ, उनकी माँ ने रोते हुए उनसे पूछा, बेटा तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा? और उन्होंने जवाब दिया, बस अभी माँ। ये सोचना भी मुश्किल है कि एक 14 साल का लड़का उस स्थिति में। बिल्कुल। और कुछ सालों बाद 1991 में जब उनकी माँ का भी देहांत हो गया तो वो पूरी तरह टूट गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि माँ के जाने के बाद उन्हें लगा कि वो उतने महान नहीं है जितना उनकी माँ उन्हें मानती थी। उनका आत्मविश्वास चला गया था। हाँ, वो आज भी कहते हैं कि वो दोस्त नहीं बना पाते और अगर बना भी लें तो निभा नहीं पाते। एक इंटरव्यू में उन्होंने मजाक में कहा था कि जब गौरी घर पर नहीं होती तो वो अपने कुत्ते का पंजा पकड़कर सो जाते हैं। इस मजाक में भी एक बहुत गहरा दर्द छिपा है। और येल यूनिवर्सिटी की अपनी स्पीच में उन्होंने इसी डर और दर्द को एक फलसफे में बदल दिया। हाँ, वो शैतान दोस्त वाली बात कि असफलता एक शैतान दोस्त की तरह है जिसे हमेशा करीब रखना चाहिए। उन्होंने माना कि वो सफल होने से ज्यादा असफल होने से डरते हैं। और उन्होंने असफलता को गरीबी से जोड़ा। अच्छा। उन्होंने अपने माता पिता को आर्थिक तंगी से जूझते देखा था। उनके लिए गरीबी सबसे बड़ी असफलता थी और यही डर, यही असुरक्षा उन्हें पागलों की तरह काम करने के लिए प्रेरित करती रही। तो जो साम्राज्य हम देख रहे हैं उसकी नींव सिर्फ महत्वाकांक्षा पर नहीं बल्कि गहरे डर और असुरक्षा पर भी टिकी है। तो एक तरफ वो इन व्यक्तिगत डरों से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया उन्हें एक प्रतीक के तौर पे देख रही है। बिल्कुल। अपने टेड टॉक में उन्होंने इस पर बात की। उन्होंने खुद की तुलना एक बूढ़े होते मूवी स्टार से की जो अपने आसपास की नई दुनिया, खासकर इंटरनेट से जूझ रहा है। हाँ, उन्होंने बताया कि कैसे इंटरनेट के आने के बाद उनकी हर बात का, हर मजाक का गलत मतलब निकाला गया। हाँ। उन्होंने उस दर्दनाक अफवाह का भी जिक्र किया जो उनके तीसरे बेटे अब्राहम के जन्म के समय फैली थी कि वो उनके 15 साल के बड़े बेटे का बच्चा है। जी, ये दिखाता है कि एक पब्लिक फिगर होने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। और यहीं पर एक अकादमिक लेख का नजरिया बहुत दिलचस्प हो जाता है। कौन सा? उसमें कहा गया है कि शाहरुख खान सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि मॉडर्न इंडिया के प्रतीक हैं। वो उन विभाजनों को पाटते हैं जो भारतीय समाज में हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है। एक मुस्लिम एक्टर जिसे किंग ऑफ रोमांस के तौर पर अपनाया गया, वो एक ही समय में परंपरा और आधुनिकता को साधते हैं। वो मर्दानगी की एक नई परिभाषा गढ़ते हैं। हाँ, वो मेट्रोसेक्सुअल मैस्कुलिनिटी का चेहरा। मतलब वो मर्द जो अपने लुक्स और इमोशंस दोनों का ध्यान रखता है। ये उस दौर के एंग्री यंग मैन वाले हीरो से बिल्कुल अलग था। एक हीरो जो रो सकता है, जो संवेदनशील है, लेकिन साथ ही सिक्स पैक एब्स भी बना सकता है। और आर्थिक रूप से भी वो 1991 के बाद के उदारीकरण वाले भारत का चेहरा बने। बिल्कुल। पेप्सी जैसे ग्लोबल ब्रांड्स को एंडोर्स करने का चलन उन्होंने ही शुरू किया। बिल्कुल। तो वो एक तरफ वो एक कमर्शियल पोएट है जो पूंजीवाद का चेहरा है, और दूसरी तरफ अपनी फिल्मों और भाषणों में प्यार और इंसानियत की बातें करते हैं। तो ये विरोधाभास ही उनकी पहचान है। और शायद यही आधुनिक भारत की भी पहचान है। सही कहा। वो एक ही समय में ग्लोबल ब्रांड के एम्बेसडर भी हैं और माय नेम इज खान में एक आम मुस्लिम का दर्द भी दिखाते हैं। वो एक ही साथ एक जटिल, बहुस्तरीय और लगातार विकसित हो रही पहचान है। ठीक उसी तरह जैसे आज का भारत है। बिल्कुल। वो उस भारत के आईने की तरह है जो अपनी पहचान को लेकर
जितना आत्मविश्वास से भरा है उतना ही उलझा हुआ भी है। तो इन सभी स्रोतों से गुजरने के बाद क्या तस्वीर उभरती है? शाहरुख खान सिर्फ एक कामयाब एक्टर नहीं है, वो एक चतुर बिजनेसमैन है, एक विचारक है जो असफलता पर बात करता है और एक सांस्कृतिक प्रतीक भी है। और शायद सोचने के लिए सबसे दिलचस्प बात यह है जो इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ती है। क्या? उनके सारे इंटरव्यूज और भाषणों में असफलता, गरीबी और अपनों को खोने का डर एक धागे की तरह बार बार सामने आता है। हाँ, ये बात तो है। ये डर उनकी प्रेरणा भी है और शायद उनका बोझ भी। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरू किया था। क्या ये हो सकता है कि उन्होंने जो ये पूरा साम्राज्य बनाया है, ये प्रोडक्शन हाउस, ये वीएफएक्स स्टूडियो, ये स्पोर्ट्स टीमें, ये अनगिनत ब्रांड्स, वो सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रेटेजी ना हो, बल्कि उस अकेलेपन और असफलता के डर के खिलाफ एक बहुत बड़ा, बहुत मजबूत किला हो, जिससे वो उस दिन से लड़ते आ रहे हैं जब वो 14 साल के थे और अपने पिता को घर लेके आए थे।